नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक आप लोगों का मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं राजस्थान जी के प्रश्न बैंक पार्ट 5 लेके। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अपन सरल से कठिन की तरफ चलेंगे लगातार, तो धीरे धीरे मेरे प्रश्नों की प्रकृति जो है मित्रों वह कठिन होती चली जाएगी। और वह आप लोगों के आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे रीट हो, चाहे वह सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे एलडीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे कृषि सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए मेरे जो प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और महत्वपूर्ण आधार बनाते हैं, महत्वपूर्ण आधार रखते हैं। जो कि अभी आप लोगों को पता ही है कि कुछ समय में रीट की विज्ञप्ति भी आने वाली है, इसके साथ साथ कृषि सुपरवाइजर की विज्ञप्ति भी आने वाली है। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चनों का एक बैंक बनाने का एक प्रयास किया है। भांति भांति प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने एक जगह एकत्रित करने का प्रयास किया है। और जो मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न है वह अलग अलग एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है, तो सबको एक जगह मैंने कलेक्ट करने का प्रयास किया है, जिससे आप लोगों को हर प्रकार के प्रश्नों को सरल करने का तरीका आ सके कि आरएस के अंदर किस प्रकार के पैटर्न के प्रश्न आते हैं, सुपरवाइजर के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कृषि सुपरवाइजर का जो एग्जाम होता है, कृषि पर्यवेक्षक का जो एग्जाम होता है, इसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर हो, राजस्थान पुलिस हो, एलडीसी हो या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हो, उनके द्वारा जितने भी प्रश्न पूछने की प्रकृति देखी गई है, प्रत्येक प्रकृति के आधार पर आपको प्रश्न सरल करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी कारण से मैं क्वेश्चन बैंक का एक पार्ट 5 लेके आया हूं, जिसमें प्रत्येक प्रश्नों को आप लोगों को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा मित्रों। और सबसे पहले एक खास बात कि मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर कर दिया करें, फेसबुक पे शेयर करें, आपके इंस्टाग्राम पे शेयर करें, आपके जितने भी जो गूगल साइट्स हैं, जितने भी आप लोगों के साइट्स हैं, उनके ऊपर शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को इसका फ़ायदा हो सके। किसी को फ़ायदा होता है तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी बात है। तो आप लोग जल्दी से एक बटन दबा दीजिए, फटाफट एक शेयर का बटन होता है, शेयर के बटन को दबाइए और आप लोग सारी की सारी जितनी भी साइडें हैं उनके ऊपर आप लोग शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ सब्सक्राइब का बटन है वो भी जल्दी जल्दी दबा दीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप लोग ये काम करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब खुशी होती है तो मैं और ज़्यादा तल्लीनता से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और जैसे जैसे मेरे जो आगे आगे जैसे जैसे मैं बढ़ता चला जाऊँगा मेरे चैनल के माध्यम से, वैसे वैसे मैं राजस्थान के बारे में और अच्छी जानकारी लेके आऊँगा। आने वाले समय में बाकायदा आप लोगों को मेवाड़ के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, मारवाड़ के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, कछवाहों के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को चौहान वंश के बारे में भी सारी बताऊंगा। आप लोगों को मेवाड़ में महाराणा प्रताप की पूरी आपको गाथा सुनाऊंगा बाकायदा कि किस प्रकार से इस प्रकार के रणभाकुरे राजस्थान के अंदर हुए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, जो कि आप लोगों के प्रैक्टिस के रूप में आने वाले समय में आप लोगों के बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। तो आप लोग फटाफट मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलो दोस्तों, अब अपन चलते हैं आगे नई शुरुआत के साथ, नई शुभ मुहूर्त पे अपन आरंभ करते हैं। चलो, पहला ही प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के सामने है, हाड़ौती पठार की मिट्टी है। पहला ही प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है मित्रों, हाड़ौती पठार की मिट्टी है। तो ए नंबर दिया हुआ है कछारी मिट्टी, बी नंबर दिया हुआ है लाल मिट्टी, सी नंबर दिया हुआ है भूरी मिट्टी एंड डी नंबर दिया हुआ है मध्यम काली मिट्टी। पहला तो आप लोगों के मस्तिष्क में यह सेट होना चाहिए कि हाड़ौती का जो पठार है वह कहाँ पर स्थित है, अथवा हाड़ौती का जो क्षेत्र है वह किधर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहां पर किस प्रकार की मिट्टी हो सकती है। अब हाड़ौती का पठार है तो हाड़ौती के जितने पठार बताए जाते हैं मोस्टली ये लावा प्रधान पठार बताए गए हैं, कि लावे के माध्यम से किसी जमाने में लावा प्रधान पठार रहे होंगे। और लावे की मिट्टी जो होती है मित्रों 100% काली मिट्टी ही होती है, इस बात को याद रखना। यदि अपन यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं चित्र बनाने का प्रयास करता हूँ राजस्थान का, हालांकि माउस से इस प्रकार का प्रॉपर चित्र नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ ये बन गया। अब ये लगभग लगभग आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ ये राजस्थान की आकृति हो सकती है। अब इस राजस्थान की आकृति को देखें तो यहाँ पर हाड़ौती का पठार राजस्थान में किस जगह होगा।
तो हाड़ौती का पठार यदि अपन देखते हैं तो जो राजस्थान का यहाँ पे एक ऊपर की साइड तो आपको उत्तर दिख रहा है, नीचे की साइड दक्षिण है, इस साइड पूरब है और इधर पश्चिम है। तो यदि यहाँ पे हाड़ौती का पठार देखें तो मित्रों इधर का ही एरिया मोस्टली हाड़ौती के क्षेत्र में आता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये हाड़ौती क्षेत्र में आता है, तो डेफिनेटली उधर का एरिया भी हाड़ौती में ही आएगा। तो वहां की जो मिट्टी पाई जाती है वह काली पाई जाती है, मध्यम काले रंग की मिट्टी पाई जाती है। क्लियर होगी बात। नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी या फिर लावे प्रधान मिट्टियां, सारी की सारी मोस्टली जड़ोल मिट्टी, काली मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टियां वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली हाड़ौती के पठार पर जो मिट्टी पाई जाएगी वह मध्यम काली मिट्टी होगी। तो इसका आंसर जो होगा मित्रों वह डी आंसर इसका राइट होगा। क्लियर होगी बात। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कहना चाह रहा है अपन लोग ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें, क्योंकि जब हम प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो उसका आंसर डेफिनेटली राइट निकलता है। यदि हम प्रश्नों को ऐसे हाबड़दाबी में पढ़ते हैं मित्रों तो उनका प्रश्न का जो आंसर है वह राइट नहीं निकल पाता है, बल्कि गलत निकल जाता है और उसका खामियाजा हमारे को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम उस एग्जाम में प्लक हो जाते हैं। और प्रश्न जो है, प्रश्न करने का एक तरीका होता है। जब हम प्रश्न को सरल करने का प्रयास करते हैं तो प्रश्न काफी हद तक तो हम दिमाग से उन प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। तो दिमाग के आधार पर यदि आप प्रश्नों को सरल करने का प्रयास करेंगे, आप समझेंगे उस चीज को कि क्या है और क्या नहीं है, तब जाके आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है मित्रों। देखो आप लोग, जिसका उपयोग देखो जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि यदि मिट्टी खारी है और मिट्टी में लवणता है तो ऐसा ऐसा कौन सा वैज्ञानिक प्रयोग है जिसके माध्यम से जो मिट्टी है उसकी दीर्घ काल तक अर्थात लंबे समय तक उसकी क्षारीयता या लवणता कम हो जाए। और ऐसा कौन सी चीज है, यदि अपन ऐसी चीज देखें तो क्या रॉक फॉस्फेट है, जिप्सम है, खाद है या घिया पत्थर है। ऐसा कौन से रासायनिक पदार्थ को हम उस जमीन के ऊपर नौछावर करें या जमीन के ऊपर बिखेरें कि जिससे वहां की क्षारीयता कम हो जाए। तो यदि अपन देखें तो जो ये एग्जाम है मित्रों, ये आरएस प्री सन 1998 में पूछा गया प्रश्न है। आरएस प्री के एग्जाम के अंदर आरपीएससी के माध्यम से आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा मित्रों कि मिट्टी की लवणता या क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो डेफिनेटली जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों, बी इज ए राइट आंसर। अब जिप्सम क्या करता है, जिप्सम किस प्रकार से हमारी खारी जो भूमि है उस खारी भूमि को क्षारीयता को कम कैसे करता है, आप लोगों को बता देता हूँ। एक छोटा सा मैं एक जमीन का बना देता हूँ। सपोज करो मित्रों कि ये हमारी खेती की जमीन है, यहाँ पर ये खेती की जमीन हो गई और इस खेती की जमीन पर हमारे यहाँ पर क्षारीयता बनी हुई है, ये पूरी क्षारीयता है। सपोज करो कि ये नमक बना हुआ है, क्षारीयता है पूरी खेती की जमीन के ऊपर। अब इस क्षारीयता को कैसे कम किया जाए। जो क्षारीयता होती है मित्रों वो परिनालिका के सिद्धांत के ऊपर काम करती है, अर्थात नीचे से नमक की जो बूंदे होती है, क्षारीयता होती है, ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यदि हम बोरी के टाट को पानी के बाल्टी के अंदर डाल दें और एक कोना बाहर की तरफ रख दें तो वह पानी परिनालिका के माध्यम से स्रोत बनाता हुआ और अंततः वह बाल्टी से बाहर गिरने लग जाता है। क्लियर होगी बात। तो उसी प्रकार का नियम भी जमीन की क्षारीयता में प्रयोग होता है। यदि अपन जिप्सम का जो बुरादा है, जिप्सम का बुरादा यदि अपन यहाँ पर ऊपर छिड़क देते हैं जमीन के ऊपर, क्लियर होगी बात, तो जमीन के ऊपर छिड़कने से ये जमीन पर आ जाता है, जमीन के यहाँ पर गिर गया जमीन में। जब जमीन में गिरता है ऊपर से पानी की बौछार होती है या पानी की बरसात होती है, हम पानी पिलाते हैं तो यही जिप्सम धीरे 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 जमीन के भीतर बहता हुआ चला जाता है मित्रों, इस प्रकार से, और क्षारीयता को नीचे लेके चले जाता है और यहाँ पर एक ठोस चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे अब ठोस चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो नीचे की जो जमीन के भीतर की जो क्षारीयता है वह ऊपर नहीं आ पाएगी और एक निश्चित जो पृथ्वी की लेयर है वह क्षारीयता से मुक्त हो जाएगी और हम उस आसानी से वहां पर क्या कर सकेंगे, खेती कर सकेंगे। इसलिए काफी समय से पृथ्वी की लवणता और क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता रहा है मित्रों, जिप्सम का प्रयोग किया जाता रहा है। समझ में आ गई आप लोगों के बात कि जिप्सम किस प्रकार से मिट्टी की क्षारीयता को कम कर देता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट प्रश्न में अपन चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, ये भी वैसा का वैसा ही है। देखो, मिट्टी के
मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है। यह भी प्रश्न वैसा का वैसा ही है, परंतु ये प्रश्न पूछा गया है आरएस प्री एग्जाम 1995 तथा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006 एंड 7 2006-7 में लगा था पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, और इसके साथ साथ आरएस प्री 1995 में लगा था। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है कि जो पानी की जो मिट्टी की जो क्षारीयता है या लवणता है वो जिप्सम किस प्रकार से कम करता है, वो किस प्रकार की इसी समस्या का समाधान होता है। तो खेती में जिप्सम का यदि अपन उपयोग करेंगे तो मिट्टी की क्षारीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों, इसका आंसर सी इज ए राइट आंसर। तो मैं सी के ऊपर क्लिक कर देता हूं, आप लोग याद रखिएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं अपन। चौथा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है मित्रों। चौथा प्रश्न क्या कहता है, फोर्थ नंबर का प्रश्न क्या कहता है। ये फोर्थ नंबर का जो प्रश्न है मित्रों, ये आरएस प्री 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। 14 जून को जो एग्जाम पूछ आया था। क्लियर है बात। अब ये क्या कह रहा है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क के अंदर या दिमाग में आपके क्लिक होना चाहिए कि एंटीसोल प्रकार की जो मृदा है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका गुण कैसा है या उसमें खूबियां कैसी हैं, तभी जाके आप इसका आंसर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज इसका आंसर क्लिक नहीं कर सकते हो। तो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि एंटीसोल मृदा क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं एंटीसोल मृदा क्या है। कि जो भुरभुरी सी मिट्टी होती है, जो भुरभुरी सी मिट्टी होती है, इसे बालू मिट्टी कहते हैं या अपन बूढ़ा जिसे कहते हैं देशी भाषा के अंदर, बालू मिट्टी या बूढ़ा, जो भुरभुरी सी मिट्टी होती है मित्रों, उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीसोल कहते हैं। जो भुरभुरी मिट्टी है उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीसोल कहते हैं। तो भुरभुरी जो मिट्टी है वह कहाँ पाई जाती है। तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो रेगिस्तान के रूप में प्रसिद्ध है, जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, तो इधर का जो एरिया है वह थार के रेगिस्तान को टच करता है, ठान के मरुस्थल को टच करता है। जो बुरबुरी जो मिट्टी है इसके बारीक बारीक कण होता है, भूरे रंग की सी होती है, जिसमें पानी अत्यंत कम मात्रा में रुक पाता है। जितनी जल्दी वह पानी को सोखती है उतनी जल्दी पानी उससे उड़ भी जाता है। तो यही एंटीसोल प्रकार की मृदा की विशेषताएं बताई जाती हैं। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि एंटीसोल मृदा क्या होती है। तो एंटीसोल मृदा एक इस प्रकार की मृदा है जो भुरभुरी मृदा के रूप में जानी जाती है, जिसमें बारीक बारीक कण होते हैं मिट्टी के। इसे हम देसी भाषा में बूढ़ा कह सकते हैं या बालू मिट्टी कह सकते हैं। तो वह कहाँ पाई जाती है, वह पश्चिमी रेगिस्तान या पश्चिमी राजस्थान में ही पाई जाती है। तो देन इसका आंसर क्या होगा मित्रों, बी इज ए राइट आंसर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं पांचवें नंबर के प्रश्न पे। पांचवें नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है। ये आरएस प्री सन 1994 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है प्रश्न आप लोगों के सामने कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। जो भूरी मिट्टी है वह राजस्थान में किस जगह पाई जाती है। पहला ऑप्शन है बनास नदी प्रवाह क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान का दक्षिणी भाग, तीसरा ऑप्शन है हाड़ौती, और चौथा ऑप्शन है अरावली के दोनों तरफ भाग। यदि अपन इन चारों ऑप्शनों को देखते हैं तो भूरी जो मिट्टी है वह डेफिनेटली हमारे को, आपको पता होगा कि जो बनास है, बनास के आसपास के क्षेत्र का जो प्रवास क्षेत्र है वहां पर भूरी मिट्टी का अच्छा खासा प्रसार है। क्लियर होगी बात। यदि अपन दक्षिणी भाग को देखते हैं तो दक्षिणी भाग में तो नहीं हो सकता, क्योंकि उधर तो पठारी एरिया है। और पठारी एरिया, ये हाड़ौती का पठार है, ये पठारी एरिया पूरा का पूरा, तो यहाँ तो काली मटमैली टाइप की मिट्टी पाई जाती है, तो इधर तो ये हो ही नहीं सकता। और अरावली के दोनों तरफ, तो दोनों तरफ भी पॉसिबल नहीं है। एक तरफ बोलता तो अपन मान सकते थे, बट दोनों तरफ नॉट पॉसिबल। तो देन इसका आंसर क्या होगा मित्रों, राइट। इसका आंसर भी ए नंबर राइट होगा कि बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में ही भूरी मिट्टी पाई जाती है। क्लियर होगी बात मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। ये क्या कह रहा है, राजस्थान में, ये प्रश्न जो ये भी आरएस प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है। ये क्या दे रहा है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वो है। ये तो बहुत सरल है। राजस्थान में सबसे अधिक बेकार भूमि देखते हैं तो ये अपने राजस्थान का नक्शा बनाने का प्रयास करता हूं मित्रों, आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं नक्शा बनाने की। हालांकि माउस से उस प्रकार की क्लियरिटी नहीं आती है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये कोशिश कर दी मैंने, नक्शा बना दिया। अब यदि अपन नक्शा देखते हैं तो राजस्थान में जो सबसे ज्यादा बेकार भूमि है, पश्चिमी रेगिस्तान, राजस्थान की भूमि सबसे ज्यादा बेकार भूमि के रूप में जानी जाती है। तो पश्चिमी जो रेगिस्तान है या पश्चिमी जो राजस्थान है उधर की ही भूमि सबसे ज्यादा बेकार भूमि के रूप में है।
तो पश्चिमी जो जिला है सबसे ज्यादा ये जैसलमेर दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे यहाँ पे पश्चिमी कौन सा हुआ, जैसलमेर हुआ। तो देन सबसे ज्यादा बेकार भूमि हमारे को कहाँ मिलती है, जैसलमेर में मिलती है। देन डी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। ये क्या कह रहा है, सेम संबंधित है, सेम संबंधित है। ये आरएस प्री सन 2007 में पूछा गया है, सेम समस्या अर्थात सेम संबंधित है। तो सबसे पहले तो मित्रों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सेम क्या है या सेम की समस्या क्या है। सेम की समस्या मोस्टली जो पाई गई है, सेम की समस्या वह इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी जो कैनाल है, उसके आसपास के क्षेत्रों में ही सेम की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर होगी बात। तो उसके आसपास के क्षेत्रों में सेम की समस्या सबसे ज्यादा हमारे को देखने को मिलती है मित्रों। सेम की समस्या में क्या होता है, जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसके दोनों तरफ जो दीवारें बनी हुई हैं वहां से पानी रिस रहा है, पानी रिस रहा है। और पानी रिसने के कारण वहां पर पानी अत्यंत मात्रा में हो गया, दलदल मात्र हो गया। पानी के कारण वहां पर क्या हो गया, मिट्टी का अत्यंत कटाव हो रहा है, अपरदन हो रहा है बहुत ज्यादा, और मिट्टी एकदम से वहां पे बेकार हो गई है, वह किसी काम की मिट्टी नहीं रही है। और इसी को हम क्या कहते हैं, सेम की समस्या के नाम से जानते हैं। अर्थात पानी का हद से ज्यादा कटाव हो रहा है, मिट्टी का पानी के माध्यम से मिट्टी का कटाव हो रहा है और अपरदन हो रहा है। और यही सेम की समस्या है, पूरा दलदली माहौल सा बन गया है। कभी आप लोगों को देखना हो तो आप लोग जाइए इंदिरा गांधी नहर के आसपास जाके देखने का प्रयास कीजिए, आप लोगों को सेम की समस्या क्लियरिटी नजर आएगी। तो सेम की समस्या यह है। अब इसमें इन चारों में से बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है देखने का प्रयास करें। ए नंबर दिया हुआ है, रेत बालू के टीलों का निर्माण ना, नहीं, गलत है। पारिस्थितिकी परिवर्तन, ये भी गलत है। मिट्टी मृदा का अपरदन व कटाव, तो सी इज ए राइट आंसर। डी को पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, वन्य कटाव से कोई मतलब नहीं, पेड़ों को काटने से सेम की समस्या उत्पन्न नहीं होती है मित्रों। तो देन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में अपन चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है आप लोगों को, राजस्थान में कुबड़ पट्टी स्थित है। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि कुबड़ पट्टी जो क्षेत्र है वह राजस्थान में कहां पर है। यह भी प्रश्न पूछा गया है मित्रों, ये प्रयोगशाला सहायक एग्जाम 2016 में पूछा गया है तथा इसके साथ साथ आरएस प्री 2007 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अब मैं आप लोगों को पहले तो यह समझा देता हूं कि कुबड़ पट्टी क्या है। अब कुबड़ पट्टी क्या है ये, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है कुबड़ पट्टी स्थित है, तो सबसे पहले यह ध्यान होना चाहिए कि कुबड़ पट्टी क्या है। तो आप लोगों को ये बताने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे मैं मित्रों राजस्थान का थोड़ा नक्शा बना देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सरल से कठिन की तरफ चलेंगे और प्रश्नों को समझाते चलूंगा। क्लियर हो गई बात। अब ये अपना राजस्थान का नक्शा है। अब राजस्थान के नक्शे में अब ये पूछना चाह रहा है कि कुबड़ पट्टी कहाँ है। भरतपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और नागौर और अजमेर। यदि अपन नागौर अजमेर देखें, सॉरी भरतपुर और अलवर देखते हैं, तो भरतपुर अलवर राजस्थान में किधर के एरिया में आ रहा है, इधर के एरिया में आ रहा है। इस जगह मैं यूँ कर देता हूँ। क्लियर होगी बात। दूसरा है कोटा बूंदी, तो कोटा बूंदी किधर के एरिया में आ रहा है, कोटा बूंदी अपने इधर के एरिया में आ रहा है, इस तरफ। नेक्स्ट क्या है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर है वह किधर के एरिया में आ रहा है, इधर आ रहा है, इस साइड। और अजमेर और नागौर, यदि अपन अजमेर और नागौर देखने का प्रयास करें मित्रों, तो अजमेर नागौर किधर आ रहा है, यहाँ एरिया में, इधर आ रहा है, इस जगह। अब अपन कुबड़ पट्टी देखते हैं, तो कुबड़ पट्टी क्या है। कुबड़ पट्टी एक इस प्रकार की पट्टी, ऐसा नहीं है पीछे पीठ पे कुबड़ निकल गया हो तो वह कुबड़ पट्टी हो गई, या फिर राजस्थान में ऐसा कोई पठारी भाग हो गया कि कुबड़ के बराबर जैसी आकृति बन गई, उसे कुबड़ पट्टी कह दिया, नहीं, सब गलत है। कुबड़ पट्टी क्या है मैं बता देता हूँ। कुबड़ पट्टी एक क्या है कि पानी के अंदर फ्लोराइड की अत्यंत मात्रा, पानी के अंदर फ्लोराइड की अत्यंत मात्रा होने के कारण, एक निश्चित माप से ज्यादा जब पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा हो जाती है मित्रों, तो उस समय हड्डियों का गलाव चालू हो जाता है। मनुष्य उस पानी को लगातार पीता रहता है, लगातार ग्रहण करता रहता है, तो उससे क्या होता है कि हड्डियों का गलाव चालू हो जाता है और हड्डियों में बांकापन आ जाता है। हड्डियों में क्या आ जाता है, बांकापन आ जाता है, हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं, पीछे आदमी की कमर झुक जाती है, पैरों की आकृतियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इसी को ही वैज्ञानिकों के द्वारा या पुरातत्वविदों के द्वारा या शोध या विद्वानों के द्वारा कुबड़ पट्टी नाम दिया गया है। तो कुबड़ पट्टी यही है कि जहां पर फ्लोराइड की मात्रा अत्यंत पाई जाती है, जिसके कारण वहां के रहने वालों की
हड्डियों में गलाव उत्पन्न हो जाता है और हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं। तो यदि अपन ये चारों ऑप्शनों में देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को तीर के हिसाब से बता दिया है कि भरतपुर का जो एरिया है वह पूर्व की तरफ आता है मित्रों। कोटा बूंदी का एरिया है, कोटा बूंदी का एरिया पूरब और ये दक्षिण के मध्य के एरिया में आता है। इसी प्रकार बांसवाड़ा डूंगरपुर का एरिया है वह दक्षिण की तरफ आता है, और नागौर और अजमेर का जो एरिया है मित्रों वह राजस्थान के मध्य में आता है। तो जो इधर का एरिया है यहाँ पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यंत पाई जाती है, और फ्लोराइड की मात्रा अत्यंत पाए जाने के कारण यहाँ के रहने वालों की जो कमर होती है वह झुकती हुई नजर आती है। तो इसके साथ साथ उनकी हड्डियों में अनावश्यक रूप से गलाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और इसी को ही हम कुबड़ पट्टी नाम देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी इज ए राइट आंसर। तो अपन किस पर क्लिक करेंगे मित्रों, ये डी के ऊपर अपन क्लिक कर देते हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अपन प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। यह प्रश्न भी प्रयोगशाला सहायक एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ये क्या प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, था मिलान कीजिए। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, लाल काली मिट्टी, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पर मैं ये लाल काली मिट्टी लिख देता हूँ। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, लाल काली मिट्टी मतलब सुमेलित नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। क्लियर होगी बात। तो लाल काली मिट्टी। दूसरा है अलवर, जयपुर, दोमट मिट्टी। तीसरा है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भूरी बलुई मिट्टी। और डी ऑप्शन है कोटा, झालावाड़, काली मिट्टी। कोटा, झालावाड़, काली मिट्टी। अब इनमें से किस जगह सुमेल नहीं है। यदि अपन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ देखें तो वहां पर लाल काली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर होगी बात। अलवर, जयपुर देखते हैं तो दोमट मिट्टी पाई जाती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ देखें तो वहां भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती है। क्लियर होगी बात। काफी अच्छा वहां पर पानी का सोर्स है, वहां पर भूरी और बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती। देन कौन सा आंसर राइट है इसका, सी इज ए राइट आंसर। और प्रश्न के अनुसार ये प्रश्न, ये आंसर गलत है, तो सी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर हो गई। ये नहीं पूछ रहा है, तो नहीं कौन सा है, सी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं अपन। ये 10वें नंबर का प्रश्न मित्रों आप लोगों के सामने आ चुका है। यह प्रश्न भी आप लोगों के आर एस क्री 2016 के अंदर, सॉरी 7 के अंदर पूछा गया है, तथा इसके साथ साथ यह प्रश्न प्रयोगशाला सहायक 2016 में भी पूछा गया है। यह प्रश्न क्या कहता है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय एवं क्षारीय हो जाती हैं। तो पहले तो आप लोगों को बता देता हूं मैं, ये पश्चिमी राजस्थान का सपोज करो मैं जमीन बना देता हूं। अब ये कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण जो जमीन है वह खारी हो रही है, क्षारीय हो रही है। तो इसमें मित्रों परिनालिका का सिद्धांत काम करता है। कौन सा सिद्धांत काम करता है, परिनालिका का सिद्धांत। ये ऐसे जमीन के अंदर से जो नमक है और अम्ल है वह क्या करता है कि वह ऊपर उठता है। जैसे बरसात होती है तो बरसात होकर पानी की धार बन जाती है, और पानी की धार बन जाती है, उस धार के माध्यम से वह ऊंचा उठता है। तो ऊंचा उठने के कारण वह परिनालिका का सिद्धांत तैयार करता है। छोटी छोटी बारीक बारीक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और जिसके माध्यम से क्या होता है, जो पानी होता है जिसके माध्यम से नमक होता है, अम्ल होता है, वह ऊंचाई पर उठता चला जाता है, और जमीन क्या हो जाती है, अंततः बंजर घोषित हो जाती है, बंजर हो जाती है। इस कारण से पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी अम्ल या क्षारीय होने का कारण है। यह आप लोगों को मैंने डायग्राम के अनुसार बताया, रफली डायग्राम बनाया है मित्रों। देखो क्या अपन जो अपन ने मैंने आपको समझाया उनमें से कौन सा आंसर राइट होगा, देखते हैं। ऊपरी सतह से नीचे की ओर रिसाव नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ तो पानी जाता है, और पानी के साथ जिप्सम जाता है, जो कि नीचे की तरफ जाके जमीन के क्षारीयता को और अम्लता को कम कर देता है। तो ये आंसर नहीं होगा। जल का प्रभाव और अपक्षलन ये भी नहीं होगा। ये क्या दे रहा है, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। तो देन डी इज ए राइट आंसर की परिनालिकाओं का सिद्धांत काम करता है, नीचे से बारीक बारीक कोशिकाएं बन जाती है। मैंने आप लोगों को बताया कि एक आप बाल्टी लीजिए मित्रों, उस बाल्टी में पानी भर दीजिए, और एक टाट का टुकड़ा ले लीजिए। उस टाट के टुकड़े का एक कोना आप उस भरी हुई बाल्टी के अंदर डुबो दीजिए, और दूसरा कोना आप उस बाल्टी के बाहर लटका दीजिए और उसको छोड़ दीजिए।
कुछ समय पश्चात या कुछ घंटे पश्चात या कुछ दिनों पश्चात आप खुद देखेंगे कि उस बाल्टी का पानी परिनालिका के सिद्धांत के नियम का पालन कर रहा है और वह पतली 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 कोशिकाओं के माध्यम से वह पानी उस बाल्टी से बाहर गिरता हुआ नजर आ रहा है और अंततः वह बाल्टी खाली हो जाएगी। यही है रिसाव और यही है परिनालिका का सिद्धांत और इसी के आधार पर पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है वह क्या हो जाती है, अम्लीय और क्षारीय हो जाती है। देन बी इज ए राइट आंसर मित्रों। नेक्स्ट अपन प्रश्न में चलते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दे रहा है? जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है। जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह, पहले तो आपको बता देता हूं, वन रक्षक परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब आपको बता देता हूं मित्रों कि जलोढ़ मिट्टी होती क्या है। नाम से जाहिर है जलोढ़ मिट्टी अर्थात जल के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी को हम क्या कहते हैं मित्रों? जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब जल के द्वारा लाई गई मिट्टी, बहाकर लाई गई मिट्टी कहाँ मोस्टली पाई जाती है? यदि अपन राजस्थान के नक्शे को बनाने का प्रयास करें, ये मैंने बना दिया मित्रों, ये बना दिया नक्शा। अब इसमें आप लोगों को दिमाग लगाना है कि जो सदावाहनी क्या बोलते हैं जलधाराएं या नदियां कहां पर अत्यंत मात्रा में बह रही हैं या ज्यादा नदियों का क्षेत्र कहाँ है जहां पानी हमेशा बहता रहो, जल के द्वारा मिट्टी हर बार बहा के लाई जाती हो। तो अपन देखें जोधपुर और बीकानेर। तो जोधपुर और बीकानेर का यदि अपन एरिया देखते हैं तो इधर का एरिया जोधपुर बीकानेर हो गया। तो इधर तो कोई ऐसी नदी है नहीं जो पानी को बहा कर लेके आए। दूसरा है भरतपुर धौलपुर। तो भरतपुर धौलपुर का एरिया इधर का एरिया हो गया। तो इधर भी हमारे को कोई इस प्रकार का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। अगला है अपन कोटा बूंदी। तो इधर का एरिया कोटा बूंदी हो गया। तो चंबल तो मचक के बह रही है, आप लोगों ने खूब देखा होगा। और इधर है अजमेर नागौर। तो अजमेर नागौर मध्य में आ गया। तो अजमेर नागौर में भी ऐसा कोई आसार नजर नहीं आता है। तो डेफिनेटली कोटा और बूंदी का जो एरिया है वहीं पर ही जलोढ़ मिट्टी आप लोगों को अत्यंत मात्रा में देखी जाएगी नदी के द्वारा बहाकर। यदि आप कोटा के अंदर जाते हैं मित्रों तो कोटा के अंदर ही आपको नहरें दिखेंगी, बड़ी बड़ी नहरें जो सदावाहिनी नहरें हैं। क्लियर हो गई बात। और इसके साथ साथ जैसे ही आप राजस्थान में जयपुर को क्रॉस करते हुए आप कोटा बूंदी की तरफ जाओगे, आपको खुद को वहां पे हरियाली दिखने लग जाएगी, नदियां नाले या नहरें बहती हुई दिख जाएगी। वो ऑटोमेटिकली आपको संकेत करेंगी कि जलोढ़ मिट्टियां यहाँ पे पाई जाएगी। देख लो, इस पे आंसर है सी इज ए राइट आंसर मित्रों। ये पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट अपन देखते हैं 12वें प्रश्न पर। अब 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान के कितने मृदा खंड हैं? अर्थात डीसी जोशी कोई भूगोल वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने अपने हिसाब से राजस्थान का सर्वे किया होगा और सर्वे करके उन्होंने बताया कि राजस्थान में इतने मृदा खंड है। तो उन्होंने मृदा खंड को कितने भागों में बांटा? ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। तो इनके अनुसार यदि अपन देखें तो इन्होंने कुल 10 भागों में बांटा था। तो देन ए इज ए राइट आंसर। तो यहाँ पर मैं ए पर क्लिक कर देता हूँ मित्रों। क्लियर है बात। नेक्स्ट प्रश्न में अपन चलते हैं। 13वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है 13वां प्रश्न? आप लोगों ये पूछा गया प्रश्न है RS प्री 1992 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक उद्देश्य कौन सा है? ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, कौन सा है बताएं मित्रों, कौन सा? इसको ब्लैक कर देता हूं। बताएं मित्रों क्या होगा इसका आंसर? राजस्थान में शासन भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक उद्देश्य रहा। पहला, कृषि पैदावार में वृद्धि। दूसरा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारित संरचना में सुधार। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण। और डी नंबर है शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। इसको मेरी डार्क करता हूं, तत्वों का विलोपन। अब इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा मित्रों कि जो राजस्थान के द्वारा शासन भूमि सुधार नीति जो उद्देश्य रहा उसका क्या उद्देश्य रहा? तो शासन भूमि सुधार का जो उद्देश्य रहा था मित्रों वह शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों के सुधार, तत्वों का विलोपन रहा था। तो यहाँ पर अपने डी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चलते हैं 15वें नंबर के, सॉरी
14 नंबर के प्रश्न में खसरा संबंधित है। जो खसरा है ये आरपीएससी थर्ड ग्रेड जो का टीचर का जो एग्जाम लिया गया था 2009 में, जीटी एग्जाम 2009, उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है खसरा क्या है। खसरा संबंधित है, तो खसरा जो संबंध क्षेत्र रखता है वह भूमि से संबंध रखता है खसरा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप लोग लगभग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और इस बारे में अच्छी तरह समझते हैं। खसरा जो है वह भूमि क्षेत्र से ही संबंध रखता है, तो 10A इज ए राइट आंसर। तो इस पर क्लिक कर देता हूँ मित्रों ए के ऊपर, तो भूमि सुधार या भूमि क्षेत्र में ही खसरा आता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। 15वें नंबर का प्रश्न ये पूछा गया प्रश्न है, यह कॉलेज व्याख्याता 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है मित्रों। देखो आप लोग, राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है। अब लाल लोम मृदा निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है। ए ऑप्शन है अपने पास उदयपुर कोटा, बी ऑप्शन है भीलवाड़ा अजमेर, सी ऑप्शन है बांसवाड़ा डूंगरपुर और डी ऑप्शन है जयपुर दौसा। अब लाल लोम मृदा, लाल रंग की लोम मृदा कहाँ पाई जाएगी, तो डेफिनेटली जहाँ थोड़ा पठारी क्षेत्र होगा या पहाड़ी क्षेत्र होगा वहां पर इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। तो उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, जयपुर दौसा इधर नहीं पाई जाती। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का एरिया है, उधर ही लाल लोम मृदा पाई जाती है। देन सी इज ए राइट आंसर मित्रों। इसके साथ ये मेरा क्वेश्चन बैंक पार्ट 5 समाप्त होता है मित्रों। मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। आप लोगों के पास जितने भी पब्लिक ऐप हैं जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इस पे मेरे इस लिंक को आप लोग शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो सके और उनकी सफलता ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक आ सके। तो आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ मैं जल्दी लौटता हूँ एक और नई जानकारी के साथ राजस्थान की। इसके साथ साथ नमस्कार मित्रों।